हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगा एमबीबीएस के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। पहली वीडियो में बना चुका था। एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी की वीडियो मैं बना चुका हूं। आज मैं बात करूंगा फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है और फिजियोलॉजी हमारे एमबीबीएस के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी हमारे फर्स्ट ईयर में कितना इम्पॉर्टेंट है और फिजियोलॉजी हमारे बकिया 4 सालों में कितना काम आने वाली है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें बुक से कैसे पढ़ना है इस चीज़ों को, और हमें वीडियो लेक्चर, अगर जो हम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कौन सा वीडियो लेक्चर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रहा है। और फिर हम देखेंगे कि इसका वेटेज क्या है। हम जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट पीजी का एग्ज़ाम जो देते हैं, उसमें इसका वेटेज क्या है। जो फॉरेन से बच्चे पढ़ के आते हैं उनके लिए एमसीआई में वेटेज इसका कितना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिजियोलॉजी की डिफिनेशन देखते हैं। फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the functions and activities of life or of living matter, जैसे organs, tissues and cells, and of the physical and chemical phenomena involved। फिजियोलॉजी में हम किसी भी लाइफ या किसी भी लिविंग मैटर की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उसके अंदर का फंक्शन होता है, फिजियोलॉजी में हम उसके फंक्शन, हम उसके एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एग्जांपल लेकर के। हम खाना खाते हैं, हम फूड अपने मुंह में रखने के बाद हम मैस्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद उसको सोलिंग करते हैं, निगलते हैं, और फिर उसको हमारी बॉडी के अंदर जाके उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो फीकल मैटर होता है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। कौन कौन सी ऑर्गन इसमें इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी जो है मसल इसमें मेन रोल अदा करती हैं, और फिर कैसे कौन सी जो है एंजाइम इसमें सिक्रीट होते हैं, कैसे जो है बिग मॉलिक्यूल को जो है स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, कैसे जो है सारी जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी और सेल को, जो हमारे टिश्यूज़ को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उन न्यूट्रिएंट्स कैसे जो है हमारे सेल्स तक पहुंच पाते हैं। वो सारी चीज़ें जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सबसे पहले इंट्रो पढ़ते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इंट्रो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारी एक हेडिंग है, देख रहे हैं, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हमें यूज़ हो रहे हैं, प्राइमरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद कौन सी वॉल से मिलकर हमारा पूरा जीआई ट्रैक्ट बना हुआ है, कौन सी वॉल कौन सा फंक्शन करती है, कौन सा फंक्शन किस वॉल के द्वारा किया जा रहा है, या कौन सी फंक्शन जो है कौन सी एंजाइम के द्वारा किया जा रहा है। सारी चीज़ें A to Z हम जो है फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। हम 12th में जो है बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़े थे, लेकिन हम MBBS कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि हर एक हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन है, उसका हर एक ऑर्गन का हर एक फंक्शन हमें जानना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको हमें फिजियोलॉजी में पढ़ना है। माउथ और सलाइवरी ग्लैंड का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। माउथ का क्या फंक्शन है, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद स्टमक का क्या फंक्शन है, स्टमक किन किन सेल से मिलकर बना हुआ है, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कौन कौन सी इसमें एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है सबसे पहले हम एनाटॉमी देखेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर कौन कौन सी एंजाइम सिक्रीट होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हम पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी जो इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्रीशन किस चीज़ का होता है, उसका जो है फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन से लेकर के जो है सारी चीज़ें, सिंथेटिक फंक्शन वगैरह सब कुछ हम इसमें जो है पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट कैसे होता है, कौन सी नर्व हमारी जो है जीआई ट्रैक्ट को माउथ से लेकर के एनस तक जो भी फंक्शंस हैं, जैसे हम मैस्टिकेशन करते हैं, कौन कौन सी मसल्स को, कौन कौन सी नर्व जो है उसको हेल्प करती है, कौन सी मसल उसमें जो है हेल्प करती है मैस्टिकेशन में। सारी चीज़ें हम इसी फिजियोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। जो नॉर्मल हमारे, एक सिंपल सी भाषा में समझे कि जो भी हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है, जितना भी काम हमारी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन में करती है, वो सब कुछ हम इसी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जीआई में जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और हर हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं।
ये तो बात हुई कि हमें फिजियोलॉजी में पढ़ना क्या होता है, लेकिन पढ़ना कैसे, हमें दो रास्ते होते हैं पढ़ने के। हमारे पास टीचर होता है, वो पढ़ाता है, या फिर हम बुक से स्टडी करते हैं। टीचर जो होता है वो हमारी चीज़ों को आसान कर देता है, हमारे लिए समझने में आसानी हो जाती है। बुक से जो है हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। अब हमारे लिए जो है टीचर से पढ़ने के दो रास्ते होते हैं, एक तो हम कॉलेज में पढ़ते हैं और दूसरा ऑनलाइन सब प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास, प्रेप लैडर, मैरो और अनअकैडमी वगैरह। तो हम सबसे पहले बुक की बात करेंगे, कौन सी बुक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी बुक हमारे लिए आसान होगी पढ़ने में। देखिए, हम यहाँ आपके लिए कुछ इकट्ठा किए हैं जो सबसे आसान और सबसे सस्ते सेंटेंसेस में लिखी गई है। वो कौन सी है? एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और बहुत ही मैनर्ड वे में लिखी गई है। मुझे सबसे प्यारी बुक यही लगती है। कौन सी? शंभुलिंगम सर की है, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ठीक है। दूसरी जो बुक है मेडिकल फिजियोलॉजी, जी.के. पाल सर की है। तीसरी बुक है फिजियोलॉजी, डॉक्टर ए.के. जैन सर की। तीनों की तीनों बुक अच्छी है, डिपेंड करता है आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है। वैसे सबसे आसान और सबसे जो है मैनर्ड वे में अगर जो कोई बुक मुझे लगी वो ये है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। इसके बाद दो फॉरेन राइटर्स की बुक हमने यहाँ पे नोट किया है। एक है मेडिकल फिजियोलॉजी ऑफ गाइटन एंड हॉल। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज में है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होगी वही लोग प्रीफर करेंगे। और पांचवी बुक है जिसको हम एनसीईआरटी ऑफ फिजियोलॉजी बोलते हैं, जिसको गैनोंग रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह है। एक लाइन अगर जो 5 बार आप पढ़ेंगे तो 5 तरीके से समझ में आएगा। उसी तरीके से ये समझ लीजिए फिजियोलॉजी की एनसीईआरटी है, गैनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। अगर आप नॉर्मल बुक पढ़ लेते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार इसको भी पढ़ें, गैनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत ही कंसाइज करके इन्होंने लिखा है। फिर हम बात करते हैं वीडियो की या टीचर की बात करते हैं। टीचर जो भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में या आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो लेक्चर्स होते हैं उसको तो आप अटेंड ही करें। साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो प्रेप, अनअकैडमी, मैरो वगैरह भी आप लोग पढ़ते हैं। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन मुझे लगा अभी तक फिजियोलॉजी का वो है डॉक्टर नजीब सर की। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन हाँ एक बात है इसमें, अगर आप एक बार पढ़ लिए डॉक्टर नजीब सर से तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप एक बार ऐसे बस नोट पलटेंगे, आपको सारी कहानी स्टेप बाय स्टेप करके समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नजीब सर टाइम लेते हैं, लेकिन हाँ एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो यकीन जाने कि आपको भूलने वाला नहीं है। आप किसी दूसरे को बैठाकर, अपने फ्रेंड्स को बैठाकर आप पढ़ा भी सकते हैं उस टॉपिक को। इतना बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर नजीब सर ने जो है फिजियोलॉजी को पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा। देखिए, तीसरी बात अगर हम करते हैं, हमें पढ़ना कैसे चाहिए बुक्स के लिए बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि बुक समझ में नहीं आती। उसके लिए ना मैंने 4 स्टेप बनाया हुआ है। ये चारों स्टेप बहुत ही फ़ायदेमंद स्टेप है, आप एक बार अप्लाई करेंगे मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ना आप जब भी बुक खोलें, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ने का इरादा हो रहा है फिजियोलॉजी का, आप डाइजेस्टिव सिस्टम खोलें। ये रही डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपके लिए जो है आसान दिखाने की कोशिश की है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप बुक खोल लें, 5 से 10 मिनट के अंदर सिर्फ आप बुक को पलटें और जो मेन हेडिंग है वो मेन हेडिंग पर आप फोकस करें। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर मेन हेडिंग ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये देख लें, हम इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन सी ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें देख लें हम। सिर्फ हमें क्या करना है, हेडिंग पे फोकस करना है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी हेडिंग पर और कौन कौन सी टॉपिक के बारे में बात की गई है, ये हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। पहला स्टेप, स्टमक के बारे में क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसके अंदर जो है पार्ट्स ऑफ स्टमक, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मोटा मोटा हेडिंग जो दिया हुआ है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक है, हार्मोन्स के बारे में बात की गई। उसके बाद वन बाय वन करके कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की गई है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ओवरव्यू ऑफ चैप्टर जस्ट इन 10 to 15 मिनट। आप बस चैप्टर के बारे में देख लें
कि कौन कौन सी हेडिंग के बारे में बात की। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। दूसरा स्टेप, मेक फुल आइडिया ऑफ चैप्टर इन योर माइंड। आप एक बार देख लिए अपने दिमाग में, आप ये बनाइए कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी टॉपिक के बारे में पढ़नी है, ठीक है, एक आइडिया बना लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है, स्टार्ट रीडिंग विथ फुल कंसंट्रेशन एंड मेक योर ओन नोट्स। फुल कंसंट्रेशन से आप बुक को पढ़ना शुरू करें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है नोट्स बनाने की तो आप नोट्स बना लें। चौथा स्टेप है रिवाइज योर नोट्स एंड सॉल्व MCQs। जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहिए, जो आपने नोट्स बनाया है उसको आप रिवाइज करते रहिए, और साथ ही साथ MCQs ज़रूर लगाते रहिए। आपकी फर्दर स्टडी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नीट PG का एग्ज़ाम देंगे, आप अब्रॉड से हैं तो आप MCI का एग्ज़ाम देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है MCQ जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और लास्ट में हम बात करते हैं वेटेज के बारे में। सबका सवाल रहता है सर हम ये फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका MBBS में क्या इंपॉर्टेंस है, MBBS के बाद इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। तो मैं बता दूं कि MBBS में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से बात की जाए ना, तो ये फिजियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का फंक्शन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कैसे एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे आप जो है उसकी एबनॉर्मलिटी आप समझ सकते हैं, कैसे पैथोलॉजी आप समझ पाएंगे। आप मेडिसिन आपको समझ ही में नहीं आएगी। इसीलिए ये फिजियोलॉजी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको फिजियोलॉजी बिल्कुल 5th ईयर के लास्ट तक आते आते रटी होनी चाहिए, ठीक है। फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको कभी भी मिस ना होने दें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको इतने अच्छे से पढ़ें कि समझ लीजिए आपका पूरा MBBS का दारोमदार इसी पर है। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो ये जो नीट PG का एग्ज़ाम होता है, इसमें 6 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजी से आते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेडिसिन में, जो क्लिनिकल में मिक्स करके जो क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर आपको फिजियोलॉजी नहीं आती है तो आप वो 8 से 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नीट PG में भी समझ लीजिए, अगर आपकी फिजियोलॉजी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप जो है 15 क्वेश्चन गलत कर देंगे। कितना इंपॉर्टेंस है देख लीजिए नीट PG में। MCI की बात करें, MCI में 17 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। पिछले साल जो MCI का एग्ज़ाम हुआ उसमें 17 क्वेश्चन आए हुए थे। 300 क्वेश्चन का पेपर होता है, 17 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इसके साथ साथ समझ लीजिए 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरीके से नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको जो है फिजियोलॉजी कमज़ोर है तो आप 30 क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। इसीलिए फिजियोलॉजी पढ़ते रहिए। और मैं पिछली वीडियो में, एनाटॉमी की वीडियो में, वेटेज नहीं बता पाया था। एनाटॉमी का वेटेज नीट PG में 6 क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, और MCI में इसके जो है 16 से 17 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर एनाटॉमी आपकी कमज़ोर है तो आप सर्जरी नहीं पढ़ पाएंगे। जो क्लिनिकल क्वेश्चन होंगे सर्जरी से, रेडियोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। इसीलिए एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट ईयर के ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद।